जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज बात करते हैं कि राजनीतिक पटल पे दो अलग अलग विचारधारा, अलग अलग स्ट्रेटेजी से काम चल रहा है। और मोदी जी की एक स्टाइल है, भारतीय जनता पार्टी की एक स्टाइल है, आरएसएस की एक स्टाइल है, उनके जो संगठन है उनकी एक स्टाइल है, उनके साथ गोदी मीडिया है, उनके साथ सोशल मीडिया है, उनके पास आईटी सेल है, उनके पास लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है। एक स्ट्रेटेजी तो भारतीय जनता पार्टी गुट की है, जो सत्ता पक्ष की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ से एक उनका विरोध करने वाले लोगों की राजनीति है, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। और उसमें आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, बहुत सारी पार्टी हैं। और ये इंडिया गठबंधन की तरह ये लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन साथ मिलकर लड़े थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों में समेट दिया था। राहुल गांधी ने एक रणनीति अपनाई थी। उस रणनीति के तहत एक 3-4 साल पहले तक जो राहुल गांधी की इमेज बनाई गई थी, मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से, अन्ना हजारे के आंदोलन के माध्यम से, कांग्रेस की जो इमेज बनाई गई थी, राहुल गांधी की इमेज बनाई गई थी, उसको मिटाना बहुत मुश्किल था, उसको इरेज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन राहुल गांधी ने एक रणनीति बनाई और पदयात्राएं शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, भारत न्याय यात्रा शुरू की। और उसके माध्यम से उन्होंने देश की जनता को अपने असली चरित्र के बारे में बताया और लोग उनसे मिले, लाखों करोड़ों लोग मिले, हजार बहुत लोग उनके साथ चले और एक रणनीति राहुल गांधी ने अपनाई, जिससे उन्होंने अपनी इमेज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। देश की जनता ने देखा कि राहुल गांधी के बारे में जो बताया जाता था, राहुल गांधी उस प्रकार का आदमी नहीं है। राहुल गांधी एक जनता के साथ मिलने वाला, गरीब वर्ग के साथ मिलने वाला, देश की असली आवाम से मिलने वाला, देश के पीड़ित लोगों से मिलने वाला, महिलाओं, दलित, आदिवासियों से मिलने वाला एक ऐसा राजनेता है जो जनता से मिलता है। एक रणनीति राहुल गांधी की ये थी। और दूसरी रणनीति मोदी जी की थी, जिसमें पूंजीपतियों से मिलने वाला, गोदी मीडिया से मिलने वाला, इमेज का प्रोजेक्शन करने वाला। और उनके पास क्योंकि धन बल था, उनके पास बाहुबल था, उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, उनके पास आईटी सेल के कार्यकर्ता थे और क्योंकि पैसा था तो आईटी सेल वालों को भी उससे प्रोत्साहन मिलता था। फिर सत्ता पक्ष की सारी सुविधाएं उनके पास थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पूरे हिंदुस्तान में जनपद जनपद में बने और 5 स्टार ऑफिस बने। दिल्ली के अंदर आरएसएस का भी ऑफिस बना, 150 करोड़ का ऑफिस बना, 5 स्टार फैसिलिटी वाला ऑफिस बना। और वो आरएसएस के लोग जो एक झूला लटकाए आज से 20-25 साल पहले साइकिल चला करते थे, मोटरसाइकिल और स्कूटर पे चला करते थे। मोदी जी भी जब कार्यकर्ता थे तो इसी प्रकार मोटरसाइकिल और स्कूटर पे चला करते थे। लेकिन आज जो आरएसएस कार्यकर्ताओं का पूरा कार्य प्रणाली है वो बदल गई। अब वो बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, उनके लाव लश्कर होता है और ये नेचुरल है क्योंकि सत्ता पक्ष उनके साथ है, वो सत्ता पक्ष के साथ है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में जिस प्रकार से अपनी पदयात्रा के माध्यम से और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना और क्षेत्रीय दलों ने इंडिया गठबंधन का सहयोग किया, उसके माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पे रोक दिया। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, अब बिहार का चुनाव होने वाला है, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, गुजरात का चुनाव होने वाला है, तो क्या राहुल गांधी की रणनीति से वो जो विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा है उसको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? और राहुल गांधी को अब अपने सब लोग विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं भी विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हूं, क्योंकि मैं एक तरफ देख रहा हूं कि इतनी बड़ी सेना है, इतना धनबल है, इतना पैसा है, पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है कि गोदी मीडिया देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रोज नए नए मुद्दे ले आता है। कभी शाह मोहम्मद का मुद्दा ले आता है, कभी औरंगजेब का मुद्दा ले आता है, जिन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। देश के असली मुद्दे जो हैं वो अर्थव्यवस्था है, देश के असली मुद्दे जो हैं विदेश नीति है, देश के असली मुद्दे हैं घटते हुए रोजगार हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, विदेश में जो डोनाल्ड ट्रंप हम लोगों पे टैरिफ लगा रहा है वो है। लेकिन उन मुद्दों से हटाने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया पूरी तरह से, और ज्यादातर लोग देश के हैं वो गोदी मीडिया को भी देखते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, अखबारों में सारा नियंत्रण जो है भारतीय जनता पार्टी का है। तो राहुल गांधी ने जो पहले रणनीति अपनाई थी उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएं,
और किस प्रकार से उसको परस्यू करें कि इस विशाल सेना जो एक बड़ी संगठित और पैसे और धन बल और बाहुबल सबसे, ईडी, सीबीआई, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, चुनाव आयोग, हर तरह की सेनाओं से बिल्कुल लैस है, उससे कैसे मुकाबला किया जाए। तो राहुल गांधी ने एक और रणनीति अपनाई। राहुल गांधी ने अब जैसे, जब आपने देखा कि कुंभ मेले के अंदर जब भगदड़ हुई और दिल्ली के अंदर स्टेशन के अंदर स्टैम्पीड हुआ और काफी लोग उसमें हताहत हुए, काफी लोग उसमें घायल हुए, हजारों लोग रेलवे की मूर्खता के कारण प्लेटफॉर्म के अंदर घुसा दिए गए, गलत अनाउंसमेंट हो गया, भगदड़ हुई और निरीह लोगों ने अपने प्राण त्यागे। तो वहां पे जिन कुलियों ने उन जनता के लोगों का अपनी जेब से पैसा खर्च करके और अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस प्रकार से जनता की सहायता की, और कोई ऐसा राजनीतिक दल या नेता नहीं था जो उन कुलियों को, जिन्होंने लोगों की जान बचाई थी, उनको धन्यवाद देने के लिए या उनका आभार प्रकट करने के लिए वहां जाता है। राहुल गांधी वहां गए, आभार प्रकट किया और उनके साथ बैठे, और पूरी बात आप लोगों ने वीडियो में देखी होगी। इसके अलावा 7-8 महीने पहले भी वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में गए थे और दूसरे स्टेशन में भी गए थे, वहां कुलियों से मिले थे। और जब वो कुलियों से मिले थे तो पूरे कुलियों की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसके बारे में भी देश की जनता को पता चला। जब वो किसी मोची के पास जाके बैठते हैं, मोची के साथ बैठते हैं, तो मोची के साथ जो उनका वार्तालाप होता है, जो वीडियो बनता है, उससे हम लोगों को ये पता चलता है, जिनको शायद उस समाज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, कि वो किस प्रकार से कशमकश कर रहे हैं और अपने जीवन के एग्जिस्टेंस के बारे में संघर्ष कर रहे हैं। जैसे जो रामचेत मोची, जिनके यहाँ सुल्तानपुर में राहुल गांधी ने बैठ के ठंडा पिया था और उनके साथ बैठे थे, बाद में उनको गिफ्ट दी थी, उसने भी जब इस बार दिल्ली वो मिलने आए रामचेत मोती, तो उन्होंने कहा कि पहले समय यह था कि जब आप नहीं आए थे हमारे पास तो मेरी बहू मुझे पानी के लिए नहीं पूछती थी, और जब से आप मेरी दुकान में आके बैठ गए, अब बहू मुझसे पूछती है कि चाय पिलाऊं या खाना खिलाऊं। तो मतलब उनकी इज्जत न केवल समाज में बैठ गई, उनकी 2-2 दुकानें हो गई, उनके वहां मशीन ऑटोमेटिक आ गई, जूतों की क्वालिटी बढ़ गई, उनकी इनकम बढ़ गई। जिस प्रकार सब्जी वालों से उन्होंने बात की, जिस प्रकार से कारपेंटर से उन्होंने बात की, तो उससे कम से कम देश की बाकी जनता, जिनको इन व्यवसाय और समाजों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान हुआ, उनके कशमकश और परेशानी के बारे में ज्ञान हुआ, और देश को कम से कम ये पता चला कि हमारे देशवासी किस प्रकार से अपने जीवन को चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जैसे धरावी गए, मुंबई गए, धरावी गए, जहां धरावी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जमीन अडानी साहब को रीडेवलपमेंट के लिए दे दी गई, और आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्लम है धरावी, और वहां पे एमएसएमई, छोटी इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, इसका बिल्कुल जाल बिछा हुआ है, लाखों करोड़ों लोग वहां पे रहते हैं। वहां पे जब हुआ कि साहब ये प्रोजेक्ट जो है बिना किसी टेंडर के अडानी जी को दे दिया गया और एक प्रकार से गिफ्ट कर दिया गया, और अडानी जी के इसमें लाखों करोड़ों रुपए बन जाएंगे। लेकिन उन लोगों के बारे में जानने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए, उनके साथ संघर्ष करने के लिए राहुल गांधी धरावी में गए। वहां की लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस की हैं और विधायक हैं जो कांग्रेस की, वो उनके साथ थी, और हजारों लाखों की भीड़ ने उनका वहां पे अभिनंदन किया, क्योंकि जो लोग पीड़ित हैं, जिनको अपने भविष्य में अंधकार दिख रहा है, कम से कम उन लोगों के साथ राहुल गांधी। तो एक राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी है, एक मोदी जी की स्ट्रेटेजी। अब सवाल यह है कि क्या इस स्ट्रेटेजी से राहुल गांधी मोदी जी से लड़ पाएंगे? देखिए, हम लोग प्रबंधन में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 2 स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। एक होती है पुल स्ट्रेटेजी, एक होती है पुश स्ट्रेटेजी। पुश स्ट्रेटेजी जिसमें अपना माल आप धक्का देके जनता की तरफ भेजते हैं और खरीदने में मजबूर करते हैं, और दूसरी है पुल स्ट्रेटेजी जिसमें आप जनता को ये मोटिवेट करते हैं, उनको ये प्रोत्साहन देते हैं कि आपके माल को खरीदे। तो जो मोदी जी की स्ट्रेटेजी है वो है पुश स्ट्रेटेजी। वो धक्का देते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से आदमी के दिमाग में भर देते हैं कि जो गलतियां हुई सारे मुगलों के जमाने में हुई, और 11 साल से जो कुछ हो रहा है ये मुगलों के कारण हो रहा है या पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर विश्वास कर लेते हैं। और दूसरी स्ट्रेटेजी है पुल स्ट्रेटेजी की, आप जाएंगे, जनता के साथ मिलेंगे, गरीब लोगों के साथ मिलेंगे, अलग अलग समाज के साथ मिलेंगे, वो अपने समाज में बात करेंगे, फिर वो समाज में बात फैलेगी, फिर लोग आपके लिए सहानुभूति लोगों को होगी, लोगों को लगेगा कि अच्छे नेता है। मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी नहीं कर सकते, राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो मोदी जी नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से पैरेलल स्ट्रेटेजी राहुल गांधी और मोदी जी की है। अब सवाल ये होता है क्या राहुल गांधी इस स्ट्रेटेजी से मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के अंदर जो पूरा उनका संगठन है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनको कांग्रेस की विचारधारा से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। और ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस का फायदा उठाया। उनके पिता भी चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी अध्यक्ष रहे, राज्यसभा मेंबर्स रहे। लेकिन मौका पाते हुए जहां कांग्रेस कमजोर पड़ी, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अच्छा, राजनीति में मानी बात है, जो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं वो तो ऐसे ही लोग होते हैं। उनके पास धन भी है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उनके वीक पॉइंट्स भी हैं, उनकी फाइलें भी हैं। लेकिन देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के और समाजवाद के और संविधान के और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा अपने को जुड़ा महसूस करता है, जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। अब राहुल गांधी को मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि ऐसा वर्ग, जो वर्ग जैसे यूट्यूबर्स हैं, अगर 2024 के चुनाव को आप देखें, अगर यूट्यूबर्स ना होते तो शायद 2240 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को न रोका जा सकता, जिसकी वजह से देश की बहुत सारी समस्याएं कम जरूर हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन अगर 300 सीटें आ जाती तो क्या कल्पना आप करते, किस प्रकार का राज्य होता, आप शायद कल्पना भी ना कर पाते। तो ऐसा वर्ग, ऐसा समाज जो गैर राजनीतिज्ञ है लेकिन अपने सिद्धांतों के प्रति अड़े गए और जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको प्रोत्साहित और उनके साथ मिलना, जो राहुल गांधी ने शुरू भी किया है कि वो सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों की राजधानी में जा रहे हैं, वहां दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं उस समाज को कि इस प्रकार का जो समाज बन रहा है, इस प्रकार की जो आर्थिक परिस्थिति बन रही है, उसमें सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाले वही लोग हैं जो आज नहीं समझ रहे हैं कि उनके साथ किस प्रकार का नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी रणनीति से, सामाजिक न्याय के रास्ते पे चलते हुए, गरीब वर्ग से, सामाजिक वर्ग से, उपेक्षित लोगों से मिलजुल कर उन लोगों के खिलाफ अगर आप एक आंदोलन खड़ा करेंगे, वो लोग जो शोषण करते हैं, जो सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, तभी राहुल गांधी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरना ये धन बल, ये बाहुबल, ये गोदी मीडिया, ये अखबार कांग्रेस को और विपक्ष को कभी सफल नहीं होने देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, बिहार के इलेक्शन में क्या होता है, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में क्या होता है, दिल्ली के इलेक्शन में क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।